चलिए, ओके, स्पाइरोमीटर हेडिंग डालिए। स्पाइरोमीटर METR, स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, स्पेलिंग मेरा थोड़ा सा गलत लिख दिया है। स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर। अब देखिए क्या होगा, हम इंस्पिरेशन कर रहे थे, एक्सपीरेशन कर रहे थे। इंस्पिरेशन की प्रोसेस से कुछ एयर के अमाउंट को हम लंग्स के अंदर ले जाते हैं, और एक्सपीरेशन की प्रोसेस से एयर के कुछ अमाउंट को हम लंग्स के बाहर एक्सपील करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर involved in respiratory movement. The volume of air involved in respiratory movement is measured by spirometer. And it helps in assessment of pulmonary function. And pulmonary term related with lungs. And it means it helps in assessment of pulmonary functions, means functions of lungs. Please note down. The volume of air involved in breathing movement is measured by a spirometer. Is measured by a spirometer. It helps in assessment of pulmonary function. It helps in assessment of
pulmonary functions. अनुष्का, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, तुमको नेट में प्रॉब्लम है। बाकी मैंने शुरू में ही क्लास के पूछ लेता हूँ, मैं अपना भी नेट चेक कर लिया करो, टीचर को मत डिस्टर्ब किया करो बीच बीच में। ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी बच्चों को मैंने क्लास के शुरू में ही पूछ लेता हूँ कि आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, तो भैया आवाज़ साफ सुनाई दे रही है ना? और लोगों को बोलिए। हाँ, ये आपके नेट की प्रॉब्लम है। आपको हमें उस दिन भी वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, ये आपकी प्रॉब्लम है बेटा। और इसको मत परेशान कीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिएगा, ठीक है? अरूबा, इतने दिनों बाद आई है तू, है ना? तेरे कान मर लूँगा अच्छे से, ठीक है? आवाज़ सबको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे को पढ़ाने दीजिए, हाँ प्लीज़। चलिए, अब ये हो गया। The volume of air involved in breathing movement is measured by spirometer. It helps in assessment of pulmonary functions. ठीक है? अब हमें देखना है रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये देखिए, मैं हेडिंग डाल रहा हूं। रेस्पिरेटरी और वॉल्यूम्स एंड मैं यही लिखा हूँ कैपेसिटीज। हम नंबर 1 देखेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में नंबर 1 होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में हम इसे कहेंगे टी वी। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम देखो बड़ा सरल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझ लेंगे ना, बड़ा आसान है, मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। ब्रीदिंग मूवमेंट करके भी बता दूंगा, आपसे भी करवाऊंगा, आप भी कीजिएगा मेरे साथ। घर में बैठे हो अकेले, कोई शर्म नहीं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट मेरे साथ कर लोगे तो लर्न कर लोगे इसको। देखिए, नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हो आप और नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हो। अभी आप बैठे हुए हो, आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के अंदर जाती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के अंदर जाती है, या नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस, या नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस जितनी एयर लंग्स के बाहर
आती है। नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के अंदर जाती है, या नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के बाहर आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और expired during a normal respiration is called tidal volume. Volume of air inspired or expired during a normal respiration is called tidal volume, and its amount, ठीक है, sorry, it is 500 ml। ये कितना होता है, ये 500 ml होता है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इट इज आल्सो नोन एज टाइडल एयर, TA, PV और TA, and its volume is 500 ml, 500 ml। अब देखिए a normal person, देखिए a normal person inspires or expires 6,000 to 8,000 ml air per minute, ठीक है। अब ये कैसे निकाला हम, एक नॉर्मल पर्सन जो रहता है वो 1 मिनट में 600 से लेके 6000 से लेके 8000 ml इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है, इतनी एयर इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है। अब ये निकाला कैसे, अब देखिए इसको कैसे निकाला है, इसको निकाला है मैंने TB इंटू रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। और TB कितना है 500 ml, और रेस्पिरेटरी रेट कितना है, मैंने बताया था आपको कि एक नॉर्मल पर्सन जो रहता है वो पर मिनट 16 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। कितनी, 16 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका था, मैंने आपको लिखवाया है, ये तो मैंने आपको लिखवाया है, कहाँ लिखवाया है मैंने बताता हूँ आपको। ब्रीदिंग 12 to 16 है, ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 500 ml इंटू 12 to 16, तो ये कितना आ जाएगा 6,000 to 8,000 ml। इस तरह से 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक नॉर्मल पर्सन जो रहता है 1 मिनट में 12 से लेके 16 बार सांस लेता है। हो गया ये, तो दिस इज नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है, इतना आगे बढ़ूं? ओके,
अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नंबर 2। शॉर्ट में से कहते हैं IRB। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो आप लोगों ने लंबी सांस खींची है कभी? खींचते हैं? हाँ, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, अचानक लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते। अब ये लंबी सांस लेते कर नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लेते हैं, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से टीवी को तो अंदर भेज देते हैं, 500 ml एयर को अंदर भेज देते हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में आप क्या करते हैं? सांस खींचते हैं, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ध्यान से सुनो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से एयर का जो अमाउंट लंग्स के अंदर भेजा जाता है, या एयर का जो अमाउंट लंग्स के अंदर जाता है, दैट इज IRB। अब ये मुझे देखो, मैं बताऊं, मैं पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन करूंगा, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा। पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन, देन फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जैसे ही मैं उंगली उठाऊंगा इस तरह से, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान से, किया? ये देखो, देखो नॉर्मल किया, खींचा। आप लोग भी करके देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके देखो। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके देखो। देखो मैं लिखा हूं यहां पर, डेफिनेशन लिखा हूं, द additional volume of air, the additional volume of air inspired by forcible, inspired by forcible inspiration, additional volume of air inspired by forcible inspiration is called IRB, is called IRB, is called IRB। ठीक है? और इसका वॉल्यूम कितना होता है? इट्स वॉल्यूम इज 2500 to 3000 ml। ये कितना होता है? 2500 से लेके 3000 ml, यानी 2.5 से लेके 3 लीटर, 2.5 से लेके 3 लीटर। क्लियर है इतना?
अब हम आगे चलेंगे, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब हम देखेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थर्ड। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे ERV। ERV, ठीक है। जिस तरह से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसी तरह से एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो क्या होता है, नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से कुछ एयर लंग्स के बाहर जाती है, दैट इज टीवी। टीवी मेन है, टीवी बेसिक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के अंदर आ रही है, या नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के बाहर जा रही है, दैट इज नोन एज टीवी। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से कुछ एयर लंग्स के बाहर, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से जो एयर लंग्स के बाहर निकाली जाती है उसी को हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं। मैं करके आपने बाबा रामदेव को देखा, तमाम योगा होगा, कपाल भाती करते हुए। अब देखो मैं करके बताऊँ, ये देखो मैं ये सांस ली मैंने और ये छोड़ दी मैंने, छूट गई सांस। अब मेरे को फोर्सफुल एक्सपीरेशन, अब फोर्सफुल एक्सपीरेशन कैसे करूँ, करके देखो बैठो। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ये फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो इस प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के बाहर जाएगी दैट इज नोन एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां पर इंस्पायर्ड था, सिर्फ यहां पर हो जाएगा एक्सपायर्ड। बाय फोर्सेबल, यहां इंस्पिरेशन था, यहां पर क्या हो जाएगा एक्सपीरेशन। And its volume is 1000 to 1100 ml. to 1100 ml, 1000 to 1100 ml। समझ में आ रहा है इतना, समझ में आ रहा है इतना? हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लें मुझसे।
बड़ा सरल सरल है, बड़ा आराम से समझा दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, डायग्राम क्या ग्राफ बनाऊंगा पूरा, उस ग्राफ में फिर से एक बार मैं पूरे वॉल्यूम्स लिखूंगा, ठीक है, फिर से पूरे वॉल्यूम्स लिखूंगा मैं यहाँ, ठीक है। अब होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं आर पी। रेसिडुअल वॉल्यूम, देखो एक बात ध्यान से सुनना, हम कितना भी फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर, लंग्स के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसको बाहर नहीं निकालेंगे, कितना भी फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर लें, कितनी भी ताकत लगाकर हम एक्सपीरेशन कर लें, लंग्स को कभी भी खाली नहीं कर सकते, लंग्स को कभी भी खाली नहीं कर सकते। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बची रह जाती है। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी कुछ एयर लंग्स के अंदर बची रह जाती है। और बड़ा सा सिंपल, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद में एयर का जो अमाउंट, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद में एयर का जो अमाउंट लंग्स के अंदर बचा रह जाता है, दैट इज नोन एज आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs after forcible expiration is called R, and it is 1100 to 1200 m. It is 1100 to 1200 ml. ये देखो, टाइडल वॉल्यूम आपको मालूम है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml है, एक्सपीरेटरी वॉल्यूम 1000 to 1100, 1000 to 1100 है। ये देखिए मैं यहाँ अंडरलाइन भी करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1100 टू 1200 ml। तो ये चार क्या होगा यहाँ पर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब हमें क्या देखना है, रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी कैपेसिटीज। देखिए शुरू में ही हेडिंग डाला है मैंने, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो वॉल्यूम्स देखना है, अब हमें क्या देखना है, कैपेसिटीज देखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी
नरी NAR कैपेसिटी। ओके, अब ये क्या, देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी कैपेसिटीज जो रहती हैं इनको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब इनको इनडायरेक्टली मेजर कैसे करते हैं? तो दो या दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज निकलती हैं। तो सम टोटल, ये देखिए, सम टोटल ऑफ टू और more pulmonary volumes, sum total of two or more pulmonary volumes is called respiratory or pulmonary capacities, sum total of two or more, sum total of two or more pulmonary volumes is called respiratory or pulmonary capacities। ठीक है, अब देखिए हम इसको देखिए, इसकी डिटेल्स देखिए। इसमें नंबर 1 है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देखिए फिफ्थ हो गया। शॉर्ट में हम कहते हैं IC, IC। देखो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। वॉल्यूम देखिए इसका क्या है, टोटल वॉल्यूम। देखिए इंस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स थे उसमें हम टर्म इस्तेमाल कर रहे थे डेफिनेशन में एडिशनल वॉल्यूम। तो कहीं क्वेश्चन में यदि आपको एडिशनल वॉल्यूम टर्म दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए ये किसकी बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर की जहां पर बात आ जाए, कहीं पर लिखा हो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इट इज अबाउट रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर, बड़ा सरल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपीरेशन किया किसी आदमी ने,
सांस छोड़ी और उसके बाद में जो टोटल वॉल्यूम को इंस्पायर कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है, कर सकते में क्या आ जाएगा, फोर्सफुल भी आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन इज कॉल्ड आईसी। ये देखिए, टोटल वॉल्यूम of air one can inspires after normal expiration is called IC। अब IC को निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला, अब यहां पर फॉर्मूलेज लगे, ये देखिए IC इज इक्वल टू टीवी, टीवी तो इंस्पायर करेगी आदमी, प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन तो करेगा ही, इसके साथ में फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी करेगा। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से कुछ एयर लंग्स के अंदर चली जाएगी, इसके बाद में फोर्सफुल इंस्पिरेशन की प्रोसेस से भी जो एयर लंग्स के अंदर जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये क्या निकल आएगा, IC निकल आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए टीबी कितना है 500 ml, IRV कितना है, IRV है 2500 to 3000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 to 3500 ml, यानी IC कितना होता है 3000 to 3500 ml, 3000 to 3500 ml। कितना समझ में, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो। अब हम नेक्स्ट, क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया, ऐसा कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बिना विदाउट एनी एजिटेशन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट दिस। ओके, 6 एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा EC, ये क्या हो जाएगा EC, EC, ठीक, ये EC। अब देखो वही जो ऊपर वाली डेफिनेशन है बिल्कुल सेम रहेगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन, देखो यही डेफिनेशन होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन, यहां तक सेम रहेगा। अब ये एक्सपीरेटरी है, तो यहां पर क्या जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर्स आफ्टर normal inspiration is called EC। total volume of
one can expires after normal inspiration is called EC. It's called EC. अब EC क्या हो जाए? EC का फॉर्मूला EC is equal to TB plus ER. एक्सपायर कर रहा है ना, तो टीबी को तो एक्सपायर करेगा। टीबी के एक्सपायर के बाद में फोर्सफुल एक्सपीरेशन की प्रोसेस से जितनी एयर लंग्स के बाहर निकालेगा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल देखें हम। तो 500 टीबी कितना है 500, और ये कितना है ईआरबी कितना था 1000 टू 1100 ml, तो ये कितना हो जाएगा 1500 टू 1600 ml। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात इतनी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, 100% हर साल एक क्वेश्चन आता है 100%। ये 8-9 आपने डेफिनेशंस और वैल्यू, मैं पूरी एनसीईआरटी के डेफिनेशन से पढ़ा, इतनी लर्न कर ली ना आपने। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पक्का, कोई नहीं रोक सकता, बस इनको रटना है, समझ। अब हम देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, देखो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जितनी एयर लंग्स के अंदर बची रह जाती है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जितनी एयर लंग्स के अंदर बची रह जाती है, दैट इज नोन एज FRC। अब रेसिडुअल वॉल्यूम और इसमें फर्क क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम में हमने ये कहा था कि फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद में द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ air will be, total volume of air will be remaining in the lungs, total volume of air will be remaining in the lungs after normal expiration is called FRC। total volume of will be remaining in the lungs after normal
is called FRC, is called FRC। ठीक है, अब इसको निकालो फिर कैसे। FRC क्या? FRC बड़ा इंपॉर्टेंट। FRC क्या होगा? RB प्लस RB प्लस ERB, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? FRC। अब RB कितना होता? RB कितना था? बोलो, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना? 1000 to 1100 to 1200 1100 to 1200 है। ठीक है, ये क्या था? ये क्या था? RB था। और ERB कितना था? 1000 to 1100 है। 1000 से लेके 1100 यानी ये 2100 है। 2100 लेके 2100 से लेके 300 ml। नहीं, इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन क्यों कह रहा हूँ? देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंस्पिरेशन यहाँ पर दो टाइप का हो रहा है, एक नॉर्मल हो रहा है और एक फोर्सफुल हो रहा है या फोर्सेबल हो रहा है। तो मेरे को बताना तो पड़ेगा कि ये नॉर्मल है और ये फोर्सफुल है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मल। ओके, चलो और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है, तो ये 2100 से लेके 300 ml हो गया। अब हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ एयर। वाइटल कैपेसिटी इसी में आएगा 78। दो और बचे। वाइटल शॉर्ट में सिखाएंगे 20 VC डेफिनेशन, इसकी दो डेफिनेशन देखिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर 1 can, total volume of air 1 can breathe, breathe in, breathe in
after forceful expiration, total volume of air one can breathe in after forceful expiration, or total volume of air one can breathe out after forceful inspiration is called VC. ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन ब्रीथ इन मतलब सांस लेना, इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद में कोई व्यक्ति जितने वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग्स के अंदर ले जा सकता है, दैट इज नॉन एज VC। या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, उसके बाद में एक्सपीरेशन की प्रोसेस जितनी एयर लंग से बाहर वो निकाल सकता है, दैट इज नॉन एज VC। अब VC क्या हो जाएगा? VC इज इक्वल टू हो जाएगा TB, ये तो लेगा ही लेगा, प्लस IRB प्लस IRB प्लस ERB। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 500 प्लस 2500 से लेके 3000 प्लस 1000 टू 1100, सबको जोड़ दो, जोड़ो इसको। मैं पानी पी के आ रहा हूँ।
हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट का एक क्वेश्चन 100% से। अब हम देखेंगे TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ ओके, जो भी आए निकाल लीजिए आप लोग। माइनस प्लस तो कर ही सकते हैं ना, आई थिंक। हाँ 11th क्लास में पहुंच गए आप लोग, ठीक है। तो जो भी है वो वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी 9। TLC, TLC। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ इसका डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated volume of air accommodated in the lungs at the end of at the end of forcible inspiration, at the end of forcible inspiration, volume of air accommodated in the lungs at the end of forcible inspiration is called TLC। अब TLC क्या हो जाएगा यहाँ? TLC is equal to residual volume plus VC, residual volume plus VC, वाइटल कैपेसिटी। अब ये क्या हो जाएगा? टोटल TLC RV, और VC क्या होता है? PV प्लस IRV प्लस ER प्लस ERV प्लस ERV। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, पहले तो ये निकालते हैं, पहले तो ये निकाल लें कि ये कितना होता है। आरबी कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200। ये कितना होगा? 5। IRB कितना होता है? 2500 से लेके। ERB कितना होता है? 1000 से लेके 1100। हो गया, ये निकाल इस तरह से निकाल। ठीक, इस तरह से। अब ये क्या करते हैं, कई बार
कई बार क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये उन्होंने ये वाला ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये इसको लिख देता हूँ, आई सी इक्वल टू पी बी प्लस आई आर, ठीक ठीक है, कर दिया। अब इसमें से किसी को एक को इधर लेंगे, इसमें से किसी भी एक को इधर लेंगे, क्या करेंगे वो पी भी ले आती है तो क्या होगा, आई आर बी, क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, हम पी भी इधर ले आएंगे तो आई सी कहाँ जाएगा, सॉल्व करो, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक, ऐसे वो क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अब इसका डायग्राम स्पाइरोमीट्री का डायग्राम, स्पाइरोमीट्री का डायग्राम, ठीक है, डायग्राम मैं यहीं पे लाइंस खींच रहा हूँ, मेरे साथ साथ लाइंस खींच रहा हूँ, ये दो लाइन, ये चीज थी ना, ठीक है। अब ये एक यहाँ खींच देंगे, ये खींच दी, और एक यहीं खींच देंगे, इतनी दूर पे लेके, जितनी दूरी है ना इतनी दूर पे, तो ये देखिए यहाँ आपके पास कॉपी में लाइन्स होती है ना, तो आप लोग नाप के खींच सकते हैं, मैं तो अंदाज से खींच रहा हूँ यहाँ। मैं बना के बता देता हूँ आपको, हाँ इसको क्या दिक्कत है, हाँ ओके अहेली वेरी गुड, निकाल लें आप जो भी है, और इस तरह के ये माइनस प्लस करके है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग सब, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन आप बनेंगे करेंगे ना घर पे, तो उससे ये सब याद हो जाएगा आपको, जैसे ये फॉर्मूले में इसको इधर प्लेस कर दें, इसको मैं इधर रख दें, उधर रख दें, ये आप करोगे ना, आधा घंटे का टाइम लगे, उससे ये क्या सब आपको लर्न हो जाएगा। देखो नीट में क्या होता है, एक एक क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करती है, और बायो में तो आपके 85 क्वेश्चन 90 में से सही होने ही चाहिए, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और तभी आपका सिलेक्शन। ठीक, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, अब हम आप बना रहे हैं, ये
एक लाइन यहाँ पर और खींचेंगे आप लोग ऐसी, ये देखिए ये यहाँ मैं बिल्कुल नीचे खींच रहा हूँ, ये यहाँ दिख रही ना ये लाइन, बोर्ड छोटा है ना इसलिए। ओके, अब कहाँ कहाँ क्या क्या है ये मैं बताता हूँ। ये देखिए ये वॉल्यूम जो है ये है टी वी, ये है टी वी। ये वाला वॉल्यूम जो है ये है आई, सॉरी ये है आई आर बी। ये वाला वॉल्यूम जो है ये है ई आर बी, और ये वाला वॉल्यूम जो है ये है आर बी, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और यहां से यहां ये है आई सी, इंस्पिरेटेड कैपेसिटी, टीवी प्लस आई आर भी था, और ये क्या हो जाएगा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ठीक, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, और ये हो जाएगा यहां से वी सी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या था, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, ठीक है, और ये यहां से यहां तक टी एल सी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये ईआरबी हो गया और ये आरबी हो गया, इसको हम कहेंगे एफ आर सी, एफ आर सी क्या था, आरबी प्लस ईआरबी, हाँ जो भी है तन भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी फिगर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस ये डायग्राम में मैंने बता दिया आपको कि क्या था। ये एक्चुअली ग्राफ एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन इस ग्राफ को याद करने से आपको, इस ग्राफ को याद करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या जोड़ के क्या क्या निकाला गया है, ठीक है, क्या क्या जोड़कर आपको क्या क्या निकाला गया है। हो गया इतना, हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं बेटा के हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये सब आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जितने भी सिस्टम है 2-2 3-3 क्वेश्चन सबसे आते हैं, तो इसमें देख लें आप लोग पूरा का पूरा, ये 9 वैल्यूज़ मैंने बताई हैं और ये पूरा बताया है, इसमें देख लें तो हम मिटाकर फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
देखें आपको। कोई डाउट हो तो पूछ लें, बिना बिना विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे हो, आप कोई 10th क्लास से पूछ के आया, 11th क्लास से पूछ लें जो भी आपको पूछना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज यदि समझ में आ गया तो हैंड रेज करते हैं आप लोग, तो मैं मिटा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग हैंड रेज कर दें, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ओके, क्योंकि ऐसे टाइम ख़राब ना करें, हम अपना आगे बढ़ें अपन। चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने बोल दिया है कि हाँ, आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इसको रहने देता हूँ, यहाँ से करूँगा। चलिए, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। Oh my God. Mechanism of respiration. Mechanism of respiration, इसका नंबर 1 है exchange of gases। ये देखिए नंबर 1 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कब है और किस किस तरीके होता है और किस प्रोसेस से होता है। देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना, ये लंग, ये इस तरह से भी एल्विलाई है। ये क्या है? एल्वियस, सिंगुलर होगा एल्वियस। ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस से एयर लंग्स के अंदर आई और ये एक्सपीरेशन की प्रोसेस से एयर लंग्स के बाहर चली। ठीक है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस से एयर लंग्स के अंदर आई, एक्सपीरेशन की प्रोसेस से एयर लंग्स के बाहर चली। तो गैसेस एक्सचेंज कब होगा? इंस्पिरेशन की प्रोसेस से एयर लंग्स के अंदर आई, ये एल्वियस है और एल्वियस के चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज होती है। मैंने डायग्राम आपको पहले ड्रॉ किया। ये एयर यहाँ पर आ गई, आगे अब इस एयर में से ऑक्सीजन गैस ब्लड में चली गई। हाँ,
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपीरेशन की प्रोसेस से बाहर। तो गैसियस एक्सचेंज कब होगा? तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, तो लिखे यहां पर गैसियस एक्सचेंज takes place between inspiration and एक्सपीरेशन। गैसियस एक्सचेंज कब होगा? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के बीच में होगा। अच्छा, ये गैसियस एक्सचेंज जो रहता है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, यानी गैसेस ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है? बाय सिंपल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, by the process of simple diffusion, 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 by the process of simple diffusion। समझ में आया? अब गैसियस एक्सचेंज होता किस किस के बीच में? देखो, इंस्पिरेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आ रही है, तो गैसियस एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा? एटमॉस्फेरिक एयर एंड blood of capillaries that surround lungs। ठीक है, तो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, takes place between atmospheric air and blood, which blood of capillaries that surround lungs। ठीक है, अब हम देखेंगे एयर को। व्हाट इज एयर? व्हाट इज एयर? प्लीज टेल मी व्हाट इज एयर? एयर क्या है? व्हाट इज एयर? बोलिए, एयर क्या है? बोलो बेटा, एयर क्या है? व्हाट इज एयर? हाँ, एयर is a mixture of gases. Air is a mixture of gases। ठीक, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? कंपोजिशन आता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे 1 कंपोजिशन। देखिए, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 0.0314%, पहले था 0.03, लेकिन अभी बढ़ गया है ना पॉल्यूशन के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? हाँ, रेयर गैसेस 1%, वाटर वेपर्स वेरिएबल। हाँ, रेनी सीजन में वाटर वेपर्स बढ़ जाएंगे, हाँ, समर सीजन में कम हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो ये एयर का कंपोजिशन। अब ये सब गैसेस मिलकर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये गैसेस, ये टोटल गैसेस मिलकर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। And that is 760 mm of Hg at sea level. (760 mm Hg at sea level. अब देखिए, ये 760 mm ऑफ Hg जो है, ये टोटल गैसेस जो है, ये मिलकर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो इनमें से हर एक गैस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हो। हाँ, कर रही होगी नहीं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। प्रेशर exerted by individual gas is known as partial pressure। एक अकेली गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ऑक्सीजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। नाइट्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। एंड गैसेस ऑलवेज टेंड टू डिफ्यूज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। Gases always tend to diffuse from higher partial pressure to lower partial pressure। गैसेस हमेशा कहां पर डिफ्यूज होंगी? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर partial pressure। Gases always tend to diffuse from higher partial pressure to लोअर पार्शियल प्रेशर। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बरोबर ठीक बोला आपने, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछे जाते हैं कि क्यों पूछता हूँ मैं, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहें, वो क्या है कि सीधा सीधा कुछ टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हुए चले जाते हैं तो बच्चे बस नोट करते रहते हैं। बीच बीच में बच्चों से बात करते रहो, थोड़ी पूछ लो क्वेश्चन, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो बच्चों को लगता है कि लाइव क्लास चल रही है,
टीचर हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, और बात करनी चाहिए बच्चों से। जब बच्चे बात करते हैं तो बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, फ़ायदा बच्चों को ही होता है, जो आंसर करते हैं फ़ायदा उन्हीं को होता है। तो ये इतना मैंने आज आपको बता दिया। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ये है, इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट वगैरह है उसमें, उसमें पूरा हार्ट के बारे में बताऊंगा, हार्ट अटैक बताऊंगा, तमाम चीज़ें बताऊंगा, इसी में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। सिस्टम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग पूरा जूलॉजी ही है। किसी को कुछ है? सर, हाउ मच ml ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स? अरुबा आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने बोला ना, कितना भी फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर लें हम, लंग्स को कभी भी खाली नहीं कर सकते, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एयर बची रह जाती है, एंड दैट इज आरपी। आरपी हमेशा प्रेजेंट है, आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर लें, कितनी भी ताकत लगा के सांस बाहर छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, ये स्पायरोमीट्री में 2-3-4 पॉइंट्स में भूल गया हूँ। देखो, वुमेन जो रहती हैं उनके रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ जो रहते हैं वो 20 to 25% लेस होते हैं। 2 पॉइंट लिखवाने हैं, वो स्लिप कर गया मैं कहीं से, वो नेक्स्ट पे लग जाती है, ठीक है। वुमेन जो होती हैं, वुमेन की बात कर रहा हूँ, फीमेल नहीं कह रहा हूँ, फीमेल को, वुमेन जो रहती हैं, वुमेन फीमेल जो होती हैं, उनकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ जो रहती हैं 20 to 25% लेस होती हैं, लेस होती हैं, कम होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसका कारण मैं नेक्स्ट टर्म पे आपको बताऊंगा। इसका कारण मैं नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगा आपको, बिल्कुल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा। FRC हो गया, RB हो गया, RB हो गया, FRC हो गया और TLC हो गया। इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। FRC, RB and TLC cannot be directly measured by simple spirometer, ठीक है। लिख लें, 2 पॉइंट लिख लें, चलिए अभी लिख लें, अपन ख़त्म करें, और कारण में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा, कारण में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। लिख लें, ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट करें, लिखेगा in women these volumes and capacities, in women these volumes and capacities are 20 to 25% less than 20 to 25% less than men, 20 to 25% लेस देन मैन। और दूसरा पॉइंट लिखेगा आरबी, FRC, RB, FRC, TLC cannot measured by simple spirometer। RB, FRC and TLC cannot measured by simple spirometer। अब ये क्यों, इसका कारण नेक्स्ट ओके, इसको पढ़कर आइएगा नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे फिर, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है, अदरवाइज कंक्लूड करें। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम, टेक केयर।